Hello दोस्तों, welcome back to the Academic Study Hub. So in this video we are going to continue the course BE GC 104. ठीक है, ब्रिटिश कविता और नाटक 14वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में। तो बेसिकली इसके अंदर जो हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। रेड विजिबल है, राइट। चलिए, तो सबसे पहला क्या है कि चौरस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। ठीक है, सॉरी, चौसर के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक क्यों कहा जाता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कि जियोफ्री चौसर जो थे वो अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है ना। क्या नाम था इनका? जियोफ्री चौसर। तो इनको क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जो था ना साहित्यिक रूप दिया। साहित्यिक रूप क्या होता है? मीन्स कि चीज़ों को ना कनेक्ट किया। उनकी जो कविताएं हैं बेसिकली वो समाज का समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है उसके अंदर ना, समाज कैसा था, कैसी चीज़ें चला करती थी। तो साहित्यिक रूप का मतलब ये कि वैसी चीज़ों या भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया। ठीक है, जो उन्होंने फील किया या जो उन्होंने देखा, समाज की चल रही स्थिति को उन्होंने बताया अपनी कविता के थ्रू। ठीक है, तो उनकी शैली जो थी ना, उन्होंने आगे आने वाले कवियों को बहुत ही प्रभावित किया, आगे आने वाले कवियों को बहुत शिक्षा दी उसके विषय में। सेकंड क्वेश्चन है वो है द कैंटरबरी टेल्स के प्रोलग का वर्णन कीजिए। ठीक है, उनके बारे में बताइए। तो बेसिकली क्या है, जो कैंटरबरी टेल्स जो है वो वैसी कहानी है उसकी बेसिकली, जिसमें कि उन्होंने भिन्न प्रकार के, ठीक है, वर्गों के यात्रियों का परिचय दिया है। ठीक है, चौसर ने उनके स्वभाव, पहनावे, व्यवहार का वर्णन किया है। बेसिकली इसके अंदर क्या, हर एक वर्ग को कंक्लूड किया गया है। ठीक है, सभी के बारे में लिखा गया है कि कैसे कौन रहा करते थे, कैसे विचारधाराएं थी, हर एक चीज़ को एक कहानी के रूप में बताया गया इसके अंदर। और ये जो था मध्यकालीन अंग्रेजी समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चौसर की चरित्र चित्रण कला। तो चौसर ने जो था ना अपने पात्रों को बहुत ही वास्तविक और जीवंत बनाया है। ठीक है, उन्होंने उनके व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। उनके पास जो है समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेंसर को रेनेसेंस की कवि क्यों कहा जाता है? हाँ, जो स्पेंसर है उनको रेनेसेंस यानी कि रेनेसेंस में इसकी शुरुआत, ठीक है, पुनर्जागरण, उसका कवि क्यों कहा जाता है? एडमंड स्पेनर की जो कविता है ना उसमें पुनर्जागरण काल की विशेषताएं दिखाई गई थी। ठीक है, दिखाई देती हैं। बेसिकली उनकी रचनाओं में सौंदर्य, कल्पना और मानववाद का प्रभाव मिलता है। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? रेनेसेंस कवि माना गया है बेसिकली। ठीक है, अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, शेक्सपियर एक सोनेट राइटर के रूप में। तो शेक्सपियर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपने सोनेट्स में प्रेम, समय, सुंदरता जैसे जो विषय हैं उनको प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनकी भाषा प्रभावशाली और भावनात्मक है। उनके सोनेट साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, इस साहित्य में जो उनका सोनेट जो है, जो उन्होंने जो लिखा है, बताया है जिसके अंदर, वो जो है साहित्य के अंदर ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है जॉन डन एक मैथाफिजिकल पोएट के रूप में। ठीक है, मैथाफिजिकल पोएट के रूप में अगर इसके बारे में आपको बेसिकली बताना है तो जॉन डन को जो मैथाफिजिकल पोएट कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो कविता है ना उसमें तर्क, संकल्पना और गहरे विचार मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रेम, धर्म जैसे जो विषय हैं उन पे लिखा है। उनकी जो ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो किसके विषय पे हैं? प्रेम के से रिलेटेड है या फिर धर्म से रिलेटेड है। उनकी जो शैली है ना वो अलग और बौद्धिक है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों से अलग है और बहुत ही समझदारी वाली चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत वैसी हैं जो कि लोगों को पढ़नी चाहिए बेसिकली। ठीक है, जिसका आगे बौद्धिक ज्ञान होना इम्पॉर्टेंट है।
वैसी चीज़ों को इन्होंने अपने कहानियों में लिखा है। नेक्स्ट चीज़ें क्या है, नेक्स्ट है मेटाफिजिकल पोइट्री की विशेषताएं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो जो कि मेटाफिजिकल कविता होती है ना, उसमें गहरे विचार होते हैं, कल्पनात्मक तुलना होती है, ठीक है, तर्क और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, और इसमें जो है बौद्धिकता और दार्शनिक सोच दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है डॉक्टर फेस्टस एक ट्रेजेडी के रूप में। सो डॉक्टर फेस्टस की अगर बात करें तो एक दुखांत, ठीक है, दुखांत नाटक है, क्योंकि फास्टस की अत्यधिक जो महत्वाकांक्षा है ना, उसके विनाश का कारण बनती है, और वह शक्ति और ज्ञान के लिए अपनी आत्मा बेच देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर फेस्टस का चरित्र चित्रण। तो जो डॉक्टर फास्टस थे वो बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। वे अधिक ज्ञान जो थे और शक्ति जो थे वो चाहते थे, और उसकी जो गलत इच्छाएं थी उसके पतन का कारण बनी। तो बेसिकली इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था कि उनका एक दुखद नाटक है। ठीक है, जो डॉक्टर फेस्टस है ना, एक दुखद नाटक है, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लाइक कि सेल्फिश होता है एक तरह से। ठीक है, महत्वाकांक्षी होता है, अंधविश्वासी व्यक्ति होता है वो। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लग जाती है, इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं, और उस वजह से उसका पतन होता है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन है मैकबेथ एक ट्रेजेडिक हीरो के रूप में। जो मैकबेथ है उसके लाइक की एक कहानी है। तो मैकबेथ एक वीर लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। सत्ता पाने की इच्छा उसे अपराध की ओर ले जाती है, अतः अंत में जो था उसका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो जाता है। तो ये बेसिकली जितने हम पढ़ रहे हैं ना एक करके, ये सारी ना कहानियाँ हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें हर एक चीज़ जो है हर एक विषय पे लिखा गया है। ठीक है, हर एक में अलग अलग आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर फास्टस के मुख्य विषय। ठीक है, तो डॉक्टर फास्टस के मुख्य विषय की अगर बात करें तो महत्वाकांक्षा, ज्ञान, शक्ति, प्रलोभन और पतन है। ठीक है, इनके मुख्य विषय। और फास्टस अधिक ज्ञान शक्ति पाने के लिए जो थे अपनी आत्मा बेच देते हैं। अंत में उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनके विनाश का कारण बनती है। अभी ऊपर भी हमने सेम चीज़ पढ़ी, राइट। डॉक्टर फास्टस में गुड एंगल और इवल एंगल की अगर भूमिका की बात करें, सो गुड एंगल फर्स्ट देखें तो फास्टस को सही रास्ता, ठीक है, अपनाने और भगवान की ओर लौटने की सलाह देता है। ठीक है, यानी कि जो इसका गुड एंगल क्या है कि जो फास्टस है ना वो सही रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और भगवान की ओर लौटने के लिए सलाह देता है। ईवल एंगल की अगर बात करें तो उसे बुरे कार्यों की ओर प्रेरित करता है, और ये दोनों मनुष्य के अंदर अच्छे और बुरे विचारों का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैकबेथ के मुख्य विषय। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैकबेथ के मुख्य विषय महत्वाकांक्षा, भाग्य, अपराध बोध और अलौकिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, अपराध बोध का मतलब होता है कि कोई गलती करी और उसके बारे में आपको पछतावा हो रहा है। सत्ता पाने की इच्छा जो है मैकबेथ को गलत रास्ते पर ले जाती है। अंत में उसका जीवन भी दुखद रूप से समाप्त हो जाता है। अब आता है लेडी मैकबेथ का चरित्र चित्रण। तो लेडी मैकबेथ जो है महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली और दृढ़ महिला थी। ठीक है, वे मैकबेथ को राजा बनाने के लिए प्रेरित करती है। बाद में अपराध बोध के कारण उसका मानसिक पतन हो जाता है। ठीक है, यानी अपराध बोध जब उसको समझ आता है चीज़ें तब तक क्या होता है, वो मानसिक रूप से सही नहीं रहती। ठीक है, उसे समझ नहीं आता क्या करना है नहीं करना है, पागल हो जाती है, इस टाइप से करके कह सकते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, मैकबेथ में अलौकिक तत्व। तो इसमें क्या है, मैकबेथ में चुड़ैल और रहस्यमय घटनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी मैकबेथ जो की स्टोरी है ना उसके अंदर
ज़्यादातर जो लिखा गया है किसके बारे में, चुड़ैल और रहस्यमय घटनाओं के ऊपर ज़्यादातर लिखी गई है, और उसमें मैकबेथ की महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है और उसके दुखद अंत का कारण बनती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके प्रॉपर 15 जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट क्लास।